प्रदर्शन के लिए दुनिया को अहिंसा और असहयोग आंदोलन जैसा इनोवेटिव और क्रांतिकारी आइडिया देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मा आज बहुत दुखी होगी। महात्मा गांधी का मानना था कि आप विनम्र तरीके से दुनिया को हिला सकते हैं, लेकिन आज किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं को बापू की बातों पर ही भरोसा नहीं रहा। किसानों का दर्द दूर करने की जगह आज उनके नाम पर देश को बंद करने की कोशिश हो रही है। ऐसा लगता है कि कोरोना काल में 2 महीने से ज्यादा लॉकडाउन में गुजारने के बाद भी हमारे नेताओं का बंद से प्रेम समाप्त नहीं हुआ है। वैसे बात बात पर भारत बंद बुलाना हमारे नेताओं की बड़ी पुरानी आदत है, लेकिन क्या 2020 के डिजिटल भारत को अचानक से बंद करना संभव है? जहां खाना मंगाना, बैंक के काम करना, बस, ट्रेन, प्लेन और कार तक बुक करना, ये सब काम इंटरनेट पर किए जा सकते हैं, तो फिर भारत बंद कैसे हो सकता है? क्या कुछ देर के लिए सड़क जाम करने से, नारे लगाने से और टेंटों में इकट्ठा होकर बैठने से भारत बंद हो जाएगा? और क्या इस विरोध से समस्या का कोई समाधान हो सकता है? विरोध सकारात्मक तरीके से भी हो सकता है। विरोध समस्या का हल बताकर और एक बेहतर विकल्प लाकर भी किया जा सकता है। भारत बंद अब सलमान खान के डायलॉग की तरह हो गया है, जो खबर में तो आता है लेकिन समझ में नहीं आता। तो डीएनए में आज हम 2020 के भारत बंद का विश्लेषण करेंगे। इस बारे में आप अपनी राय हमें #बंद मुक्त भारत पर आज दे सकते हैं। इसके अलावा आज बिहार चुनावों का ऐलान हो गया है। बिहार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए? कोरोना संक्रमण के बेकाबू होते हुए मामले, नीतीश कुमार के 15 वर्ष के शासन की समीक्षा, या फिर सुशांत सिंह राजपूत? मीडिया कवरेज और लोगों की दिलचस्पी को अगर देखें तो लगता है कि इस बार सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर हर मुद्दा फीका पड़ जाएगा। ये पहले चुनाव हैं जो कोरोना वायरस के दौर में हो रहे हैं। बिहार के ये पहले चुनाव हैं जो बिना लालू प्रसाद यादव के हो रहे हैं, क्योंकि वो इस बार जेल में हैं। लेकिन जनता की रुचि इस वक्त सबसे ज्यादा सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर हो रहे अपडेट्स में दिखती है। बॉलीवुड से प्रभावित बिहार चुनाव में इस बार किसकी राजनीतिक फिल्म ब्लॉकबस्टर बनेगी? आज हम इसका विश्लेषण करेंगे। यानी बिहार और बॉलीवुड, आपको एक साथ ये मिश्रण इस बार बिहार के चुनाव में दिखाई देगा। और हम सबके जीवन का उद्देश्य क्या है? शायद आप कहेंगे खुश रहना, लेकिन उस उद्देश्य को हासिल करने का फॉर्मूला क्या है? क्या यह फॉर्मूला किसी के पास है? आज के फ्राइडे स्पेशल एडिशन में हम आपको बताएंगे कि आपकी खुशियों की चाबी कहां छिपी हुई है और आप उसे कैसे ढूंढ सकते हैं। जब तक हम इस खबर पर आएंगे, आप अपने आप से यह सवाल पूछिए कि क्या आप खुश हैं? उससे पहले आज के तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। ड्रग्स केस में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को लेकर नया खुलासा हुआ है। 2017 के जिस व्हाट्सएप ग्रुप में दीपिका ने हैश और माल है क्या का जिक्र किया था, उस ग्रुप की एडमिन वो खुद थी। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश का एक व्हाट्सएप ग्रुप था। इस ग्रुप में दीपिका और करिश्मा के अलावा जया साहा भी शामिल थीं। इस ग्रुप में ज्यादातर बातें ड्रग्स को लेकर होती थीं। आज भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से करीब 7 घंटे पूछताछ की। करिश्मा ने आज भी अहम खुलासे किए हैं। कल अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान एनसीबी के दफ्तर में ड्रग्स केस पर अपनी सफाई देने पहुंचेंगी। दीपिका पादुकोण से पहले आज पूछताछ की जानी थी, लेकिन कोविड टेस्ट नहीं हो पाने की वजह से दीपिका से अब कल पूछताछ की जाएगी। दीपिका और करिश्मा से आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो सकती है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने एनसीबी की जांच पर सवाल उठाए हैं। पण आता सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणामध्ये सीबीआयला काय हाताशी लागत नाही, हे झाल्यावरती एनसीबीचा तपास सुरू असेल। मला असं वाटतं तपास होणं गरजेचं आहे, म्हणजे एकदा त्यांना का असेल ते खत्म करू। एनसीबी ने आज अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ की। एनसीबी के अधिकारियों ने रकुल से करीब 4 घंटे तक सवाल जवाब किए। रकुल का नाम रिया चक्रवर्ती के साथ ड्रग्स चैट में सामने आया था। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक रकुलप्रीत ने एनसीबी के सामने ड्रग चैट के आरोपों को कबूल किया है। रकुलप्रीत ने बताया 2018 में रिया के साथ ड्रग्स चैट हुई थी। रिया चैट में अपना सामान यानी वीड मंगवा रही थी। रकुल ने बताया रिया का सामान यानी ड्रग्स मेरे घर पर था। रकुलप्रीत ने एनसीबी के सामने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने ड्रग्स ली है। रिया शोविक के जरिए ड्रग्स खरीदकर सुशांत को देती थी।
इसके अलावा करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद और धर्मा प्रोडक्शन के एक और असिस्टेंट डायरेक्टर अनुभव चोपड़ा से भी एनसीबी ने पूछताछ की है। एनसीबी की मुंबई यूनिट ने क्षितिज के घर से गांजा भी बरामद किया है। आज बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। चुनाव आयोग ने 3 चरणों में बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव करवाने की घोषणा की है। पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर होगी। 3 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग 94 सीटों पर होगी और आखिर में 7 नवंबर को 78 सीटों पर वोट पड़ेंगे। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। Door-to-door campaigning has been restricted to 5 persons, including the candidate. Road shows are allowed, subject to the convoy being broken after every 5 vehicles. कोरोना महामारी के चलते 2 गज की दूरी का ध्यान रखते हुए चुनाव होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग रोजगार की बात करते हैं तो हंसी आती है। पहले क्या हालात थे सबको पता है। कुछ लोगों की तो आदत है, कुछ बोलते रहते हैं। हम लोगों का जो काम है लोगों ने देखा है। भाई हम काम करते हैं, हम कहाँ बिना मतलब किसी के साथ उलझते हैं। हमको जाना रहता, हम लोगों के बीच में जाते हैं और सीधे उनके साथ संवाद स्थापित करते हैं और काम करते हैं। चीन के विरुद्ध भारत ने एलएसी पर रूल ऑफ एंगेजमेंट को बदल दिया है। केंद्र सरकार के सूत्रों के हवाले से आज बड़ी खबर आई कि गलवान में हिंसक झड़प को ध्यान में रखते हुए भारत ने एलएसी पर चीन के खिलाफ अपनी सैन्य रणनीति बदल दी है। भारत के नए नियम के अनुसार अगर चीन के सैनिक भारतीय सीमा चौकियों के नजदीक आए और ये दूरी अगर 40 मीटर से कम होगी तो भारत के सैनिक चीन के सैनिकों पर गोली चलाने से नहीं चूकेंगे। सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि अब चीन के वादों पर भारत आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगा। चीन जो भी वादा करेगा उसे जमीन पर निभाना भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में आम सभा को संबोधित करेंगे। कोरोना महामारी की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल शाम करीब 6:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। प्रधानमंत्री मोदी का सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी पर विशेष जोर होगा। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर भी चर्चा कर सकते हैं। कोरोना महामारी से लड़ाई में भारत ने कैसे अग्रणी भूमिका निभाई और देश के अलावा कैसे दुनिया भर के देशों को दवाई और दूसरे मेडिकल सामान मुहैया कराए, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। आज देश के कुछ किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया था। कहने को तो यह भारत बंद था, लेकिन दिन भर बंद की जो तस्वीरें आईं, उनमें ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के इलाकों के आसपास से आई थी। राजनीतिक दलों से जुड़े किसान संगठन ही इस बंद में सबसे ज्यादा सक्रिय दिखाई दिए। इस भारत बंद को देखकर मन में आज ये सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई आज के जमाने में कोई भारत को बंद करवा सकता है? तो ये भारत बंद, ये क्या आइडिया है और ये जब आइडिया आया था लोगों को, ये किस मकसद से इसे इंप्लीमेंट किया गया था और आज ये कहां तक पहुंच गया है? जिस भारत को कोरोना वायरस बंद नहीं करवा पाया, उसे क्या कुछ राजनीतिक संगठन या कुछ नेता अब बंद करा सकते हैं? किसी भी लोकतंत्र में बंद विरोध का एक तरीका होता है। आपको याद होगा 70, 80 और 90 के दशक तक ऐसे भारत बंद अक्सर कामयाब भी हुआ करते थे, क्योंकि उनके पीछे कोई बड़ा मुद्दा होता था, उनके पीछे जनता की ताकत होती थी, जिसके कारण बड़ी संख्या में आम जनता भी इस बंद का समर्थन करती थी और आम जनता दिल से इस मुहिम के साथ जुड़ जाया करती थी, क्योंकि इसमें जो मुद्दे होते थे वो आम जनता से जुड़े हुए होते थे। खास बात यह है कि जब ये भारत बंद सफल होते थे, उस समय ना तो इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया था और ना ही आज के वो सारे टूल्स थे जिसके जरिए आजकल भीड़ जुटाई जाती है। यानी उस समय की जो भीड़ होती थी या जो भारत बंद होता था वो ऑर्गेनिक होता था, असली होता था। आज जो भारत बंद होता है वो सिर्फ सोशल मीडिया पर होता है, हैशटैग पर होता है और ऐसे भारत बंद की जो मुहिम होती है, कॉल दी जाती हैं, ये नकली होती है। इसलिए आज 2020 के भारत में हम इस पर चर्चा करेंगे कि आज के जमाने में भारत बंद वाली राजनीति अब क्या घिसी पिटी और पुरानी हो चुकी है। अब समय बदल चुका है। बंद के इस कॉन्सेप्ट को आज का भारत नकार चुका है और यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में हुए ज्यादातर भारत बंद कभी भी सफल नहीं हो पाए। वैसे भी आज के डिजिटल युग में भारत को बंद करना लगभग
असंभव हो चुका है, क्योंकि अगर बाजार बंद हो भी गए तो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शॉपिंग चलती रहेगी। ऑफिसेज बंद होते हैं तो वर्क फ्रॉम होम चलता रहता है। और अब कोरोना वायरस के इस दौर में हमें नई नई चीजें सीखने को मिली हैं। अब भारत अगर बंद हो भी गया, सड़कों पर अगर एक भी गाड़ी ना भी निकले, तो भी भारत के लोग अपने घरों में बैठकर सब काम करते रहेंगे। इसलिए अब डिजिटल भारत कभी बंद हो ही नहीं सकता। अब भारत ऐसा देश बन गया है जो 24 घंटे काम करेगा और किसी एक नेता या संगठन के कहने पर भी ये भारत अब कभी रुकेगा नहीं। हड़ताल, बंद और चक्का जाम, ये विरोध के सुपरहिट तरीके तो हैं, लेकिन ये नकारात्मक तरीके हैं और अब ये तरीके भी बहुत घिसे पिटे और पुराने हो चुके हैं। इसलिए आजकल के नेताओं को अब विरोध के नए तरीके खोजने पड़ेंगे। अब भारत बंद से, विरोध प्रदर्शनों से, धरने से, प्रदर्शन से काम नहीं चलने वाला। चक्का जाम करने से, रेल रोक देने से अब कुछ नहीं होने वाला। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार बहुत जरूरी है और यह सबको मिलना चाहिए, लेकिन इसका तरीका पॉजिटिव होना चाहिए। अहिंसा का महात्मा गांधी का विचार सकारात्मक विरोध का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। जापान में जब हड़ताल होती है तो उत्पादन को और बढ़ा दिया जाता है, जिससे जरूरत से ज्यादा सामान वहां जमा होने लगता है। केंद्र सरकार ने कृषि के बारे में जो 3 विधेयक पास करवाए हैं, उन्हें लेकर किसानों के बीच कुछ संदेह हो सकते हैं, लेकिन यह बात भी सही है कि देश में कृषि का मौजूदा सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। किसानों की आमदनी बढ़ी है, लेकिन कृषि की लागत उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। कोई व्यापारी अपना सामान देश में जहां चाहे वहां बेच सकता है, लेकिन किसान ऐसा नहीं कर सकता। तो इस सिस्टम में बदलाव का तरीका क्या है, और अगर बदलाव कर दिया तो इसमें नुकसान क्या है? क्या किसानों के नाम पर भारत बंद करवाने वालों को इससे वो समस्या के हल के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं बताना चाहिए? यानी जो लोग भारत बंद करवा रहे हैं, क्या उनके पास इस समस्या का कोई और बेहतर विकल्प है? और अगर है तो वो बताते क्यों नहीं? भारत बंद के इस प्रदर्शन में ऐसे कई लोग थे आज जिन्हें यह ही नहीं पता था कि वो किस बात का विरोध करने के लिए आए हैं। कई जगह प्रदर्शनों के कारण जरूरी सेवाओं में भी रुकावट आई। अंबाला की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अंबाला में चक्का जाम के कारण लद्दाख जा रहा हमारे देश के सैनिकों का काफिला घंटों तक फंसा रहा। ये तस्वीरें देखिए। किसान संगठनों ने यहां दिल्ली अमृतसर हाईवे को बंद कर दिया और हमें पूरा विश्वास है कि चक्का जाम करने वाले अगर असली किसान होते तो सेना की गाड़ियों को तो कभी नहीं रोकते। यानी आज इस देश में हालत ये आ गई है कि प्रदर्शन करने वाले, अपने आप को किसान बताने वाले इन लोगों ने हमारी सेना के काफिले को भी छोड़ा नहीं और उन्हें भी घंटों तक रुकने पर मजबूर कर दिया। सेना का वो काफिला जो लद्दाख में जा रहा है, देश की रक्षा करने के लिए जा रहा है। इसलिए आज सबसे पहले आप सबका ध्यान इन तस्वीरों की तरफ मैं दिलाना चाहता हूं, क्योंकि आज का दिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन माना जाएगा। ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। ये तस्वीरें आज आपके अंतर्मन को हिला देने वाली तस्वीरें हैं। भारत बंद का प्रदर्शन चल रहा है और सेना के काफिले को रोक कर रखा गया है। कह दिया गया कि आपको भी नहीं जाने देंगे। इस देश की स्थिति अब ये आ गई है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में किसानों ने नेशनल हाईवे 730 पर आज धरना दिया। इसके कारण यहां दिन भर जाम लगा रहा। यहां पर मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस भी घंटों तक फंसी रही। अब बेंगलुरु की तस्वीर देखिए। बेंगलुरु में आज कृषि बिल के विरोध प्रदर्शन की घोषणा की गई, लेकिन आयोजकों ने जो तख्तियां तैयार करवाई थीं, उसमें क्लाइमेट चेंज की बातें लिखी थी। यानी कहीं कम्युनिकेशन गैप हो गया। प्रदर्शन हो रहा था किसानों को लेकर और जो तख्तियां आई वो क्लाइमेट चेंज की आ गई।
काफी देर तक इंतजार के बाद भी इस विरोध प्रदर्शन में बहुत थोड़े से लोग जमा हुए। मुश्किल से 10 से 20 लोग ही पहुंचे और जो आए वो भी किसान नहीं थे और उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो किस बात का विरोध करने के लिए यहां पर आए हैं। ये देखिए। इसका विरोध कर रहे हैं क्यों? हाँ, फार्मर्स का जस्टिस यही होता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट उनका लैंड ना ले। अब उत्तर प्रदेश के बलिया की तस्वीर देखिए, जहां समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कृषि बिल के विरोध में जिला अधिकारी के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। लेकिन जब हमने उनसे ये पूछा कि इस कानून में ऐसा क्या है जिससे किसानों को नुकसान होगा, तो क्या जवाब मिला, आज आप सबको ये भी सुनना चाहिए। किसान विरोधी क्या बिल क्या है? अभी जो विधेयक पारित हुआ। अरे अभी जो आप पत्रकार हैं, हमसे आप पूछ रहे हैं, ये हमसे बिल में ऐसी क्या चीज है, क्या ऐसी चीज इसमें है कि आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं? इसमें खेती हमारी सीधे खेती चौपट हो जाएगी, सीधे अन्य लोगों बिचौलियों लोगों का लाभ होगा और किसान उसका विरोध, किसान बिल्कुल टूट जाएंगे। ये इस वजह से पूरा देश इस बिल का विरोध कर रहा है। तो ये बिल असल में बिचौलियों को हटाने के लिए है और ये कह रहे हैं कि इस बिल से बिचौलियों को बहुत मदद मिलेगी। अब हरियाणा के कैथल में विरोध मार्च करने आए लोगों से हमने ये जानने की कोशिश की कि वो किस बात का विरोध कर रहे हैं और ज्यादातर लोगों को इस विरोध के मुद्दे के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। ज़्यादा जानकारी तो नहीं ली, लेकिन है किसान विरोधी, इसलिए इतने प्रदर्शन हो रहे हैं और हमने उसका समर्थन दे रखा है। किसान की जमीन खरीदने की साजिश रची जा रही है, मतलब वही तो प्लान बनाया गया, नहीं किसान को बर्बाद करने के लिए बनाया गया। जानकारी तीनों अध्यादेश किसान विरोधी हैं जो इनने बनाए हैं। सिस्टम एक भंडारण का हो गया, जैसे भंडारण एक आम आदमी नहीं कर सकता है, पूंजीपति करेंगे बड़े बड़े। और दूसरा अध्यादेश है कौन सा नरेंद्र? अब दिल्ली से लगे नोएडा बॉर्डर पर किसान संगठनों का चक्का जाम देखिए। यहां भी जो लोग विरोध करने आए उनमें से कई को ये पता ही नहीं था कि विरोध हो किस बात का रहा। काला कानून मोदी जी लेके आए, किसान विरोधी कानून है, उसके काला कानून है। क्यों कानून है? एमएसपी है, उसको कानून के अंदर नहीं लेके आ रही है और उसको जो कानून है उसको थोपना चाहती है पब्लिक के ऊपर। जो भाई ने बोला वही बात को लेकर हमारा विरोध है। आपको पता है कि इस कानून में क्या है? इस कानून किसानों से बिल है जिसको लेकर विरोध है आपका। आप किस बात को लेकर विरोध है? बताइए आप। ये जो एमएसपी का विरोध आया है, इसे लेकर एमएसपी के उसे लेकर क्या एमएसपी को लेकर? एमएसपी को जो कोई रेट साबित करे कि हमारा प्रति रेट ये है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। जब तक सरकार अपने जो 3 अध्याय दिए हैं उनको वापस नहीं लेगी, जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। ये जो बजट बनाया गया है ये किसान विरोध बजट है, इसलिए इनके विपक्ष में जा रही है सब भारतीय किसान यूनियन, सब किसानों की सब विपक्ष में जा रहे हैं। समझ में आया है क्या कानून बना है? अभी कोई समझ में नहीं आया, मगर थोड़ा सा ऐसा समझ में आ रहा है कि हाँ ये किसान विरोधी है। किसान विरोधी। इनमें से ज्यादातर लोगों को यह भी नहीं पता कि एमएसपी को बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में आज दिन में किसानों के प्रदर्शन की घोषणा की गई थी। इस प्रदर्शन में किसान तो नहीं आए, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के लोग जरूर पहुंचे। आज शुक्रवार का दिन था तो उन्होंने भी हाईवे पर ही नमाज पढ़ी और फिर वहां से चले गए। आज हम आपको 2 बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब कुछ दिखाकर। पहली बात तो ये है कि आजकल के जो धरने प्रदर्शन होते हैं ये नकली धरने प्रदर्शन होते हैं। इनमें असली किसान नहीं होते, इसमें असली मजदूर नहीं होते। जिन लोगों पर बीत रही होती है वो लोग यहां पर नहीं होते। ये सिर्फ नेताओं द्वारा करवाए जाते हैं। नेता छोटी मोटी भीड़ इकट्ठी करते हैं और ये सारे प्रदर्शन जो हैं ये कैमरों के लिए होते हैं, ये मीडिया के लिए होते हैं। कैमरों के सामने कुछ घंटे का प्रदर्शन किया जाता है। मीडिया वाले
तस्वीरें ले लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद ये सारे लोग घर चले जाते हैं। किसी को किसानों के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। आज यही सब कुछ हुआ और ज्यादातर धरने प्रदर्शन आजकल हमारे देश में या तो इस तरीके के होते हैं जो नकली होते हैं या फिर सिर्फ सोशल मीडिया पर हैशटैग के जरिए करवाए जाते हैं। इसलिए अब असली धरने प्रदर्शन, असली विरोध प्रदर्शन आपको देखने को नहीं मिलते। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसके बाद कभी आपको भारत बंद का कोई नारा सुनने को मिले, कोई कॉल देने की कोशिश करे, तो आप यह समझ लीजिएगा कि आज का डिजिटल भारत अब बंद हो ही नहीं सकता। अब वो जमाने चले गए जब भारत बंद इस तरीके से हो जाया करता था। इसलिए अब सब कुछ जब बदल चुका है और कोरोना वायरस के बाद तो तमाम चीजें बदल गई हमारे आसपास। हम कैसे पढ़ाई करते हैं, हम कैसे काम करते हैं, हम कैसे बाजार जाते हैं, सब कुछ बदल चुका है। कैसे खरीदारी करते हैं, तो फिर राजनीति को भी बदलना होगा। एक तरफ किसानों के नाम पर यह राजनीति है और दूसरी तरफ असली जो किसान हैं जिन्हें इस तरह के प्रदर्शनों के लिए शायद फुर्सत ही नहीं है। हमारे देश में जब भी किसानों की बात होती है तो एक गरीब आदमी की कल्पना की जाती है। हम हमेशा ये मानकर चलते हैं कि किसान गरीब होगा, लेकिन कई किसान ऐसे भी हैं जो तमाम समस्याओं के बावजूद अपनी खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसी चीजों में, ऐसी राजनीति में समय बर्बाद नहीं करते। आज एक ऐसे ही किसान से आपको मिलवाते हैं। गुजरात के राजकोट में रहने वाले रमेश भाई रूपारेलिया ने सिर्फ 7वीं क्लास तक पढ़ाई की है, लेकिन उन्होंने ऑर्गेनिक खेती और डेयरी का कारोबार शुरू किया। आज वो दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों में अपना सामान बेचते हैं। रमेश भाई ने 14 साल पहले गोबर और गौमूत्र की सहायता से ये खेती शुरू की थी। उस जमाने में स्मार्टफोन नहीं थे, लेकिन जब स्मार्टफोन आया तो उन्होंने अपना खुद का ऐप बनवा लिया। आज इसी ऐप पर लोग उन्हें ऑर्डर करते हैं और वो सीधे अपना सामान ऐप के जरिए खरीदार तक पहुंचा देते हैं। रमेश भाई को कई पुरस्कार मिल चुके हैं और आज जब राजनीतिक दलों के चक्कर में फंसकर कुछ किसान धरने प्रदर्शनों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तभी रमेश भाई जैसे कई किसान अपनी सूझबूझ से एक मिसाल बन रहे हैं। मैं बहुत समय से सोच रहा था कि किसान को उसके फार्म पे लाइसेंस मिले, एक्सपोर्ट के, इंपोर्ट के, प्रोसेसिंग यूनिट के, FSSAI के, हाईकोर्ट के सारे लाइसेंस जब उसके फार्म पे अवेलेबल हो जाएगा, किसान सीधा प्रोड्यूसर बन जाएगा, बाय प्रोडक्ट बनाएगा और डायरेक्ट मार्केटिंग करेगा, तो बीच वाले लोग जो है उसकी नफाखोरी कम हो जाएगी। उसमें कहीं ना कहीं उसको दिक्कत हो रही है, जो बाहरी ताकतों को नुकसान हो रहा है, तो ये इनके कारण ये सब आंदोलन हो रहे हैं, किसानों के हित में नहीं हो रहे। मैं आज सभी देश के किसानों को जी न्यूज के माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगा कि किसान यदि चाहे तो बहुत ही बड़ा काम कर सकता है। मैं फॉर एग्जांपल हमारा उदाहरण दे रहा हूं। हमारे परिवार में हम 9 लोग हैं, 9 में से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है और हम लोग आज 20 साल से बिना केमिकल से खेती कर रहे हैं और 123 देश में ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन बनाई है जो विश्व की वैदिक गोपालन और कृषि परंपरा के बारे में विश्व की एक ही ऐप है और वो 12 भाषा में है। भारत की जो किसानी और गाय से जुड़ी जितनी भी भाषा है उन सबको हमने कवर किया है। कभी कैमरा कोई चैनल का हमारे तक नहीं पहुंचा है। मैं आज सुधीर चौधरी और जी न्यूज का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और उनको अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि ऐसे किसान जो धरातल पे काम करने वाले किसान तक आज जी न्यूज पहुंचा है, उसके लिए मैं हर कदम उसके साथ हूं। आप सब भी जानते हैं इस वक्त पूरे देश का मीडिया सिर्फ बॉलीवुड को कवर कर रहा है। बॉलीवुड में कौन कौन कलाकार ड्रग्स लेते हैं, सिर्फ उसकी बातचीत आजकल चल रही है। लेकिन हमारे देश में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, बहुत कुछ खराब भी हो रहा है, जिसके बारे में देश को जानना चाहिए। अभी हमने जिनसे आपकी मुलाकात कराई ये किसान हैं और इन्होंने जो चुनौती इनके सामने थी, जो मुश्किलें इनके सामने थी, उन मुश्किलों को इन्होंने आसान कर लिया अपनी सूझबूझ से और 7वीं कक्षा तक ही ये पढ़े हैं, लेकिन आज अपनी ऐप खुद की चलाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि देश भर के जो किसान हैं या जो लोग किसान नहीं भी हैं, जो अपना छोटा मोटा कारोबार भी करते हैं, उन्हें रमेश भाई से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे देश में कई तरह के किसान पाए जाते हैं। एक वो हैं जो असली किसान हैं, दूसरे वो हैं जो किसान होने की एक्टिंग करते हैं। 70 साल से लाल किले से किसी भी प्रधानमंत्री का भाषण बिना किसानों की बात के कभी पूरा नहीं होता, लेकिन किसानों की बात कभी नारों से और भाषणों से आगे भी नहीं बढ़ पाती।
और यही कारण है कि जब किसान हमारे राजनीति के एजेंडा में इतने ऊपर हैं, जब हर भाषण में किसानों की बात होती है, हमारे देश के ज्यादातर नेता अपने आप को किसान नेता कहते हैं, ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां अपने आप को किसानों की पार्टी कहती हैं, उसके बावजूद भी ऐसा कैसे हो सकता है कि ये नेता तो अमीर बनते चले गए, ये पॉलिटिकल पार्टियां लगातार अपनी संपत्ति बढ़ाती चली गई, लगातार मजबूत होती चली गई। किसानों के नाम पर जो नेता और पार्टियां बनी वो सब मजबूत हो गई, लेकिन किसान कभी मजबूत नहीं हुआ। किसान वहीं का वहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब कहीं कोई खोट है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक भारत में लगभग 52% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, खेती से जुड़े हुए हैं। 52%, यानी आधे से ज्यादा लोग कृषि पर आधारित हैं इस देश में। इन 52% किसानों की मेहनत के बाद भी जीडीपी में इन लोगों का योगदान सिर्फ 17% है। यानी सोचिए, इस देश के 52% लोग मिलकर सिर्फ 17% योगदान दे रहे हैं देश की जीडीपी में। हमारे देश की संसद में 38% सांसद ऐसे हैं जो खुद को किसान बताते हैं, यानी हर 3 में से 1 सांसद किसान है। खुद को किसान बताने वाले चौधरी चरण सिंह और एचडी देवेगौड़ा देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। कई राजनीतिक दल हैं जो खास तौर पर किसानों की ही राजनीति करते हैं। इनमें शरद पवार शामिल हैं, उनकी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, बादल परिवार की अकाली दल है, मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी है, अजीत सिंह की लोकदल प्रमुख कुछ पार्टियां हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे उत्तर भारत, दक्षिण भारत में कुल मिलाकर बहुत सारी पार्टियां आपको मिलेंगी जो ये कहती हैं कि हम किसानों की पार्टियां हैं, जिनकी उत्पत्ति किसानों की समस्याओं के आधार पर ही हुई है। उनके नेता आज भी ये कहते हैं कि हम किसानों की राजनीति करते हैं, हम किसानों के नेता हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा, ये पार्टियां तो बढ़ती चली गई, लोग प्रधानमंत्री तक बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, लोगों ने बड़े बड़े बंगले बना लिए, विदेशी गाड़ियों में घूमते हैं, विदेशों में प्रॉपर्टी ले लेते हैं। हजारों करोड़ की संपत्ति आज उन लोगों के पास है, लेकिन जिन किसानों की राजनीति करके यहां तक पहुंचे हैं, उन किसानों को वहीं के वहीं छोड़ दिया। जो हाल राजनीति के किसानों का है, कुछ वैसा ही हाल हमारे फिल्मी किसानों का भी है। इन फिल्मी किसानों के लिए भी खेती अपना फायदा निकालने का माध्यम है और अपनी छवि सुधारने के लिए बहुत सारे लोग अपने आप को किसान बनाते हैं, अपने वीडियोस डालते रहते हैं। एक्टिंग वाले किसानों में सबसे नया नाम आजकल सलमान खान का है। इसी साल जुलाई में वो मुंबई के पास अपने फार्म हाउस पर धान रोपते और ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए थे। ये उनका एक पब्लिसिटी स्टंट था, क्योंकि लॉकडाउन के कारण फिल्मों की शूटिंग बंद थी और तब उन्होंने अपना एक इस तरह का वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो बता रहे हैं कि मैं आजकल खेती कर रहा हूं। अमिताभ बच्चन भी खेती की जमीन खरीदने के कारण कई बार खबरों में रह चुके हैं। कुछ साल पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जमीन खरीदी थी। उसके लिए उन्होंने खुद को एक किसान घोषित किया था, क्योंकि वो जमीन ग्राम सभा की थी। बाद में विवाद हुआ तो उन्होंने इस जमीन को लौटा दिया। किसानों के नाम पर नकली भारत बंद की बजाय आज विरोध के पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव तरीकों की भी आज बहुत जरूरत है। तो आज आप ये सोचिए कि विरोध सिर्फ नकारात्मक क्यों होना चाहिए? विरोध में सिर्फ तोड़फोड़ क्यों होनी चाहिए? चक्का जाम क्यों होना चाहिए? रेलों को क्यों रोकना चाहिए? बाजारों को बंद क्यों कराना चाहिए? और तोड़फोड़ क्यों होनी चाहिए? क्या विरोध पॉजिटिव नहीं हो सकता, प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता? ऐसा ही एक तरीका ब्रिटेन में रहने वाली एक लड़की ने अपनाया है। 18 साल की इस लड़की का नाम मेरोज क्रेग है और उसने आर्कटिक महासागर की बर्फ में अकेले खड़े होकर एक प्लेकार्ड दिखाया है जिसमें लिखा था यूथ स्ट्राइक ऑन क्लाइमेट। यह विरोध करने का सकारात्मक तरीका है। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही, किसी को परेशान नहीं किया जा रहा, लेकिन यह लड़की अपना एक पॉइंट, अपनी एक विचारधारा और अपना एक विचार पूरी दुनिया के सामने रखने में सक्षम है और बहुत ही सशक्त तरीके से दुनिया के सामने अपना विरोध और अपना संदेश दे रही है। देश के कई नायकों और विचारकों के बारे में इतिहासकारों ने हमेशा पक्षपात किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऐसे ही एक राजनीतिक नायक रहे हैं। आजादी के बाद से सिर्फ कुछ चिंतक ही ऐसे थे जिन्होंने पश्चिमी विचारधारा की नकल नहीं की और भारतीय परंपरा को अपनी राजनीतिक सोच बनाई। यह भारतीय परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी सबको साथ लेकर चलने की परंपरा। दीनदयाल उपाध्याय ने इसी सिद्धांत को अपनी सोच में शामिल किया था। आज भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। वर्ष 1916 में वो आज ही के दिन मथुरा में पैदा हुए थे। दीनदयाल उपाध्याय को 2 प्रमुख राजनीतिक सिद्धांतों के लिए जाना जाता है।
पहला है एकात्म मानववाद। ये विचारधारा उन्होंने साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद से अलग हटकर तैयार की थी। इसमें व्यक्ति को केंद्र में रखकर विकास की कल्पना की जाती है। दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय का राजनीतिक सिद्धांत भी बनाया था। इसके अनुसार समाज के सबसे गरीब और आखिरी व्यक्ति के कल्याण को ध्यान में रखते हुए सरकारी योजनाएं तैयार की जानी चाहिए। ये दो बड़ी बातें उन्होंने कही थी और उन्होंने सिखाई थी। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को समझना चाहिए कि उनके सिद्धांत क्या थे। अगर आप चाहें तो उनके बारे में और आज रिसर्च आप कर सकते हैं, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज जो पहली खबर हमने आपको किसानों के बारे में बताई, हम जानते हैं किसानों की खबर में कोई टीआरपी नहीं है, हम जानते हैं इसमें ग्लैमर नहीं है, हम ये भी जानते हैं कि आजकल हवा दूसरी तरफ बह रही है। हम जानते हैं कि देश के ज्यादातर दर्शक सिर्फ बॉलीवुड की बात करना चाहते हैं, ड्रग्स की बात करना चाहते हैं और सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन ही देखना चाहते हैं। अभी वो कुछ और देखने के मूड में शायद नहीं है। लेकिन जैसा हम हमेशा आपसे कहते हैं, ये एक रिस्क है, जोखिम है जो हम पत्रकारिता के लिए उठा रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि देश के सामने अभी बहुत बड़े बड़े विषय हैं, देश को बदलने की जरूरत है और इसलिए हम अपनी ये कोशिश लगातार करते भी रहे हैं और आगे भी आपके लिए करते रहेंगे। आज की ये कोशिश किसानों के लिए थी, आज की ये कोशिश उन लोगों के लिए थी जो नकली विरोध प्रदर्शन करते हैं, नकली बंद करते हैं, और आज की ये कोशिश राजनीति को बदलने की एक छोटी सी कोशिश थी। अब आपको दूसरी बड़ी समस्या के बारे में बता रहे हैं। वायु प्रदूषण पूरे भारत के लिए एक बड़ी समस्या है, आपके लिए भी है, लेकिन इस बार का जो प्रदूषण है वो हर साल के प्रदूषण से न सिर्फ अलग होगा बल्कि कहीं ज्यादा खतरनाक भी होने वाला है। इसलिए आपको पहले से आज हम आगाह कर रहे हैं। अब वायु प्रदूषण की वजह से कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का खतरा कहीं ज्यादा बढ़ गया है। आने वाले कुछ महीनों में वायु प्रदूषण की वजह से कोरोना वायरस और ज्यादा लोगों की जान ले सकता है। वायु प्रदूषण कोरोना संक्रमित मरीजों पर क्या असर डालेगा, इस पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक नई स्टडी की है और इस स्टडी के नतीजे जब आप सुनेंगे तो शायद आप डर जाएंगे। इस स्टडी के मुताबिक वातावरण में PM 2.5 पार्टिकल्स की मात्रा में थोड़ी सी वृद्धि से भी कोविड-19 से होने वाली मौतों की रफ्तार बढ़ सकती है। PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर और PM 2.5 बहुत बारीक कण होते हैं जो आपकी सांसों के जरिए आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हवा में PM 2.5 का स्तर बढ़ने से लोग बीमार हो जाते हैं और यह स्तर तब बढ़ता है जब हवा में प्रदूषण आकर मिल जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी के मुताबिक ज्यादा वायु प्रदूषण वाले इलाके में रहने वाले कोविड-19 के मरीजों की मौत की आशंका कम वायु प्रदूषण वाले इलाकों में रहने वाले मरीजों से कहीं ज्यादा है। इस स्टडी से पहली बार वायु प्रदूषण के स्तर और कोरोना वायरस के मरीजों की मौत के बीच सीधा संबंध स्थापित हुआ है। अगर आप लंबे समय से प्रदूषित वायु वाले इलाके में रहते हैं तो कोरोना वायरस के संक्रमण से आपको ज्यादा खतरा हो सकता है और यह स्टडी उन लोगों पर लागू होती है जो धूम्रपान करते हैं, उन्हें ज्यादा खतरा है। हालांकि यह स्टडी भारत में नहीं की गई है, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक वायु प्रदूषण बढ़ने से अमेरिका के मुकाबले भारत में ज्यादा गंभीर परिणाम दिखाई देंगे क्योंकि जो प्रदूषण है वो भारत में बाकी के देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा है और कहीं खतरनाक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक एक वर्ष में PM 2.5 का स्तर औसतन 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए, लेकिन भारतीय मानकों के आधार पर यह स्तर बढ़ाकर 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर तय किया गया है। दिल्ली में वर्ष 2019 में PM 2.5 का स्तर 829 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर था, यानी तय किए गए मानकों से 20 गुना ज्यादा। अब यह आशंका है कि सर्दियों में पार्टिकुलेट मैटर और हवा की रफ्तार बढ़ने से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन और तेजी से बढ़ेगा। कोरोना वायरस सबसे पहले आपको आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वास लेने वाली प्रणाली पर हमला करता है। देश में इस समय 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को सांस से संबंधित समस्याएं हैं और ऐसे लोगों के लिए कोरोना वायरस का इन्फेक्शन घातक साबित हो सकता है। वायु प्रदूषण के असर से बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं और भारतीय लोगों के लंग्स यानी फेफड़े 30% तक कमजोर हो चुके हैं और ऐसे लोगों के लिए कोविड-19 का संक्रमण जानलेवा हो सकता है।
ये पूरे देश को प्रभावित करने वाली खबर है। भारत में लगातार कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए सभी राज्यों और केंद्र सरकार को गंभीरता से इस विषय पर अभी से विचार करना शुरू कर देना चाहिए। जो ये पॉल्यूशन होगा इससे, उसमें जो लोग प्रोन हैं और जो एलर्जिक हैं, उनको कॉफ होगा, उनको एस्थमा, उनका प्रेसिपिटेट होगा, उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, तो उनके चांसेस इन्फेक्शन कैच करने के ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। ये इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। नॉर्मल आदमी है, उसकी इम्यूनिटी ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है। अगर वो पेशेंट को कॉफ हो जाए, या अगर उसका एस्थमेटिक है, एलर्जिक है, तो एस्थमेटिक हो जाए, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाए, तो उसकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी, उसको फीवर होने के चांसेस रहते हैं, उसको कोविड का संक्रमण होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की EPCA यानी एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी ने पंजाब और हरियाणा की सरकारों को पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कहा है, क्योंकि ये पराली जलाने का मौसम है। जैसे ही पराली जलने की घटनाएं शुरू होंगी, वैसे ही तुरंत उत्तर भारत में प्रदूषण बढ़ जाएगा। पिछले कुछ दिनों से पंजाब और हरियाणा में पराली जलानी शुरू कर दी गई है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा से आई नई सैटेलाइट तस्वीरों में पराली जलाने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। भारत के नक्शे पर आपको जो लाल निशान दिख रहे हैं, और नासा के मुताबिक ये वो इलाके हैं जहां पर पराली इस समय जलाई जा रही है। यह घटना बहुत गंभीर है, क्योंकि पराली जलाने की वजह से हर साल सर्दियों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण बहुत खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। वर्ष 2019 में सिर्फ पंजाब में ही पराली जलाने के 50,000 मामले सामने आए थे। इसकी वजह से देश के उत्तरी इलाके में PM 2.5 यानी हवा में प्रदूषण के बारीक कणों की मात्रा 18 से 40% तक बढ़ गई थी। इस वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर 44% तक बढ़ गया, और इसकी वजह से ही पिछले साल अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने में दिल्ली में हवा सांस लेने लायक नहीं बची थी। और अब इस बार भी आप ऐसी स्थिति के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। कोरोना वायरस के मामले में भारत इस समय अमेरिका के बाद पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पिछले 24 घंटों में भारत में कोविड-19 के 81,000 से ज्यादा मामले आए हैं। कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 58 लाख से ज्यादा हो चुका है, और 92,000 से ज्यादा लोगों की मौत हमारे देश में हो चुकी है। इसलिए इस मुद्दे को गंभीरता से लीजिएगा, इससे जान भी जा सकती है। और कोरोना महामारी के बीच हमारे देश में पहले विधानसभा चुनावों की घोषणा आज कर दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव की डेट शीट अब आ चुकी है। 243 सीटों के लिए ये चुनाव 3 चरणों में होंगे। 28 अक्टूबर को पहले चरण में 71 सीटों के लिए चुनाव होगा, 3 नवंबर को 94 सीटों पर, और आखिरी चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होगी, जिसमें 78 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सभी 243 सीटों पर वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी, यानी 10 नवंबर का दिन आप याद रखिएगा, ये नतीजों का दिन है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अब तक 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। ये तीनों ही चुनाव पिछले वर्ष अक्टूबर और दिसंबर के महीने में हो गए थे, यानी कोरोना वायरस के भारत में पहुंचने से पहले ही ये 2 चुनाव हो गए थे। हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड 3 जगह चुनाव थे, और ये पहले चुनाव हैं बिहार के जो कोरोना वायरस के काल में, कोरोना वायरस के दौर में हो रहे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव पहले मास्क, ग्लव्स और PPE किट वाले चुनाव होंगे, जहां आपको लोग मास्क पहने हुए दिखाई देंगे, PPE किट पहने हुए दिखाई देंगे और ग्लव्स पहने हुए दिखाई देंगे। कितना अजीब सा चुनाव होगा। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को भी इस बार वोट डालने की इजाजत दी जाएगी, और शाम 5 बजे से 6 बजे का वक्त कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए निश्चित किया गया है। यानी जब सारा मतदान हो चुका होगा तो आखिर का 1 घंटा कोरोना संक्रमित वोटर्स के लिए होगा। मतदान केंद्र पर तैनात सभी चुनाव कर्मचारियों को कोरोना से बचाव के लिए PPE किट्स पहनने के लिए दी जाएंगी। इसलिए जब आप आज इस बार बिहार के लोग चुनाव में वोट डालने के लिए जाएंगे तो अपने सामने जो उन्हें लोग दिखाई देंगे, जो कर्मचारी होंगे और जिनकी बूथ पर ड्यूटी लगी होगी, वो सब PPE किट पहने हुए होंगे। बड़ा अजीब सा अनुभव होगा ये। सभी वोटर्स को मास्क पहनना जरूरी होगा, लेकिन पहचान के लिए मतदाता को थोड़ी देर के लिए अपना मास्क हटाना होगा। हर वोटर को
ग्लव्स दिए जाएंगे। उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन भर सकते हैं। जमानत राशि भी ऑनलाइन जमा की जा सकती है। हालांकि निर्वाचन कार्यालय जाकर भी नामांकन किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए प्रत्याशी 2 लोगों को ही अपने साथ ले जा सकता है, 2 लोगों से ज्यादा नहीं। इसलिए इस बार जो उम्मीदवार हैं वो ज्यादा भीड़ भाड़ अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। उम्मीदवार के रोड शो में चुनाव प्रचार के दौरान अधिकतम 5 गाड़ियां ही चल सकती हैं। चुनावी सभा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। घर घर जाकर चुनाव प्रचार के लिए अधिकतम 5 लोग ही जा पाएंगे, यानी बड़ा फीका फीका सा चुनाव प्रचार होगा। इससे पहले जैसे चुनाव प्रचार हुआ करते थे, भीड़ भाड़ वाले, और नेता जो हैं अपने साथ बड़ी संख्या में लोगों को, अपने समर्थकों को ले जाते थे, इस बार वैसा नहीं होगा। अगर इन नेताओं ने ये सारे नियम माने तो, हालांकि हमें पूरी उम्मीद है ऐसी कि कोई भी नेता और उम्मीदवार इन नियमों को मानने वाला नहीं है और होगा वही जो इससे पहले भी होता आया है। बिहार विधानसभा का पिछला चुनाव 2015 में हुआ था। इन चुनावों में महागठबंधन ने एक तरफा जीत हासिल की थी। बीजेपी और जेडीयू का महागठबंधन बना था। 243 सीटों में से महागठबंधन ने 178 सीटें जीती थी। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने 80 सीटें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू ने 71 सीटें, कांग्रेस ने 27 सीटें जीती थी, बीजेपी को 53 सीटें मिली थी। रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी ने 2 सीटें जीती थी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी ने 2 सीटें जीती थी। 8 सीटों पर दूसरी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। और आप देख सकते हैं वर्ष 2015 के चुनाव में बीजेपी को 24% वोट मिले थे, आरजेडी को 18%, नीतीश कुमार की जेडीयू को 16%, कांग्रेस को 6% वोट मिले थे। लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी को 4%, आरएलएसपी को 2% और 2% मतदाताओं ने ईवीएम में नोटा का बटन दबाया था। अगर बिहार को आप ठीक से जानते हो तो बिहार के लोगों को राजनीति में बहुत दिलचस्पी होती है, फिल्मों में बहुत दिलचस्पी होती है, हिंदी फिल्मों में और भोजपुरी फिल्मों में भी होती है, और खबरों में भी हमेशा उनकी दिलचस्पी रही है। ये 3 शौक बिहार के लोगों के हैं। खबर देखना उन्हें पसंद है, राजनीति उन्हें पसंद है और फिल्में उन्हें पसंद है। और इस बार का चुनाव इन तीनों का ही मिश्रण होने वाला है। बिहार चुनाव में इस बार शायद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और दूसरी पार्टियों के नेता या आपके पसंदीदा फिल्म स्टार वोट मांगने आपके घर ना आ पाए, लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी से आपसे वोट जरूर मांगे जाएंगे। इसलिए वोट मांगने का तरीका अब डिजिटल हो जाएगा। कोरोना महामारी से देश जिस तरीके से लड़ा, उस लड़ाई का नेतृत्व तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इसकी तारीफ दुनिया में हो रही है। बिहार के लोगों को भी कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी की देश के अभिभावक वाली भूमिका याद होगी। आपको याद होगा 15 जून को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट के सैनिकों ने चीन की साजिश को नाकाम करते हुए उसके 45 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया था। तो इस बार का जो चुनाव होने वाला है वो कोरोना वायरस पर चुनाव होगा कि मोदी सरकार ने कोरोना वायरस पर कैसा प्रदर्शन किया। दूसरा मुद्दा होगा चीन के साथ जिस तरीके से सरकार ने डील किया है उस पर ये लोगों की मर्जी इस बार आपको पहली बार पता चलेगी। और मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत की मौत भी बिहार चुनावों के लिए एक बड़ा मुद्दा होगी। बिहार की हर पार्टी इस मुद्दे से खुद को जोड़कर लोगों के सामने जरूर जाएगी और पूरा फायदा लेने की कोशिश करेगी। यानी इस बार बॉलीवुड भी बिहार के चुनावों में आपको दिखेगा और सुशांत सिंह राजपूत की मौत बिहार का एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना रहेगा। 40 साल बाद पहली बार ऐसा होगा कि विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव मौजूद नहीं होंगे। बिहार में लालू प्रसाद खुद भी चुनावी मुद्दा हर बार होते हैं। इस वक्त वो चारा घोटाले के मामले में रांची की जेल में बंद हैं। भ्रष्टाचार के दोषी लालू यादव बीजेपी और जेडीयू के लिए एक चुनावी मुद्दा हैं। आरजेडी के लिए भी लालू यादव चुनावी मुद्दा हैं और लालू यादव के परिवार में मनमुटाव की खबरें आती रही हैं। लेकिन आरजेडी के लिए वोट के बड़े आधार खुद लालू प्रसाद यादव ही हैं। इसलिए यह भी देखना होगा कि लालू यादव इस बार कितना बड़ा मुद्दा बनते हैं। खास तौर पर अगर वो जेल में हैं तो क्या उनके लिए कोई सहानुभूति की लहर बिहार में दिखेगी या नहीं, ये एक बड़ी बात है। इसलिए हमने आपको लालू का मुद्दा बताया, हमने आपको सुशांत का मुद्दा बताया, हमने आपको चीन और कोरोना वायरस का मुद्दा बताया। इन पर जनता अपनी राय
जरूर जाहिर करेगी। देश को पता चलेगा कि जनता की मर्जी इस बारे में क्या है। लेकिन इस सबसे यह हुआ कोरोना वायरस के कारण कि अब नीतीश कुमार की जो अपनी परफॉर्मेंस है, या जिसको आप कहते हैं कि विकास के नाम पर जो चुनाव लड़ने की बात होती है, विकास और नीतीश कुमार की अपनी परफॉर्मेंस अब शायद कहीं पीछे छूट गई है। अब शायद लोग उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। कोरोना काल में हम मास्क, ग्लव्स, पीपीई किट, सैनिटाइजर्स और डिजिटल चुनाव प्रचार और वर्क फ्रॉम होम, ये सारे बदलाव देख रहे हैं। क्या ये नया दौर है? क्या आगे चलकर हम वोटिंग के तरीके भी बदलते हुए देखेंगे? क्या अब डिजिटल वोटिंग होनी चाहिए, जहां लोग घर में बैठे बैठे अपनी वोट आप तक पहुंचा सकें? इसलिए हमने ये देखा कि सब कुछ तो बदल गया। चुनाव प्रचार का तरीका बदल गया। इस बार वोट कैसे डाले जाएंगे उसके लिए भी नए इंतजाम किए गए हैं। पीपीई किट वाला चुनाव ये हो जाएगा। कोरोना वायरस ने आपका जो पूरा लाइफस्टाइल है उसको बदल दिया, वर्क फ्रॉम होम कर दिया। तो ऐसा कैसे है कि राजनीति में भी इतनी सारी चीजें बदल गई, लेकिन वोटिंग वैसे ही होगी जैसी हमेशा होती रही है? इसलिए अब समय आ गया है जब सरकार को, इस देश के नेताओं को यह भी सोचना होगा कि क्या अब वोटिंग भी डिजिटल तरीके से करवाई जानी चाहिए। अब क्या जरूरत है कि हमारे देश के वोटर लंबी लाइनों में लगकर खुद पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालकर आए। अब टेक्नोलॉजी का युग है। अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है और इस पर विचार करना चाहिए कि लोग अपने मोबाइल फोन से, अपने लैपटॉप से ही डिजिटल तरीके से अपना वोट सीधे अपने घर में बैठे हुए डाल सकें। तभी कोरोना वायरस के दौर का ये जो चुनाव है, इसे आप सफल मान पाएंगे। अब बात करते हैं खुशियों की। आजकल पैसे को सभी तरह की खुशियों से जोड़कर देखा जाता है। जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं वो तर्क देते हैं कि पैसे से दुनिया की हर खुशी खरीदी जा सकती है। इसलिए आपके आसपास जितने भी लोग हैं, और शायद आप खुद भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं। सबको पैसा चाहिए। ये बात ठीक भी है कि पैसा अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा जीवन आप पैसे से कुछ हद तक खरीद भी सकते हैं, सुविधाएं खरीद सकते हैं, लेकिन पैसा खुशियों का एकमात्र आधार कभी नहीं हो सकता। द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की एक रिसर्च में यह बात पता चली है कि अपनों के साथ बिताया गया वक्त ही किसी व्यक्ति के जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इसका प्रभाव पैसे के असर से भी ज्यादा होता है। इस रिसर्च में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे 1000 छात्रों से एक सवाल पूछा गया, और वो सवाल यह था कि वो वक्त को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं या फिर पैसे को। 60% छात्रों का जवाब था कि वो वक्त को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, और 40% छात्रों ने कहा कि वो पैसे को ज्यादा महत्व देते हैं। एक वर्ष के बाद जब इन्हीं छात्रों से दोबारा ये सवाल पूछा गया तो उसके नतीजे हैरान करने वाले थे। जिन 40% छात्रों ने पैसे को ज्यादा अहमियत दी थी, उनकी जिंदगी में खुशियां कम हो चुकी थी। यानी पैसों को महत्व देने वाले छात्र वक्त को महत्व देने वाले छात्रों से कम खुश पाए गए। ये लोग ज्यादा दुखी दिखाई दिए। जिन्होंने पैसे को चुना वो ज्यादा दुखी दिखाई दिए। जिन्होंने समय को चुना वो ज्यादा खुश दिखाई दिए। हमें लगता है अगर आपके पास अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त पैसा है तो आप खुश हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके बैंक अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसा हो तो ये जीवन में बहुत ज्यादा खुशियों की गारंटी भी नहीं है। शायद अभी तक आप भी ये मानते होंगे कि ज्यादातर धनवान लोग जो होते हैं वो आपसे ज्यादा खुश होते हैं। पैसा, अच्छी शिक्षा और भौतिक सुख सुविधाओं की जरूरत सभी को होती है। जब पेट भरा होता है, हाथ में पैसा होता है, तो खुश रहने के अवसर भी ज्यादा मिलते हैं। लेकिन कई बार आपके पास पैसे होते हैं लेकिन उस पैसे को खर्च करने का वक्त नहीं होता। इसलिए आज आपको खुशियों की अहमियत समझनी होगी। आपको इसका एहसास कराने के लिए हमने आपके लिए खुशियों पर एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। यह विश्लेषण आपकी सोच को बदल सकता है और आपके जीवन को पहले के मुकाबले ज्यादा खुश कर सकता है। क्या आपको भी लगता है कि पहले पैसा कमा लें और फिर अपनों के साथ वक्त बिता लेंगे? अगर आप भी ऐसी किसी भूल में हैं तो आपको बता दें कि खुशियां पैसों से नहीं मिलती। क्या आपको भी लगता है कि पहले पैसा कमा लें और फिर अपनों के साथ वक्त बिता लेंगे? अगर आप भी ऐसी ही किसी भूल में हैं तो आपको बता दें कि खुशियां पैसों से नहीं मिलती हैं, बल्कि खुद के और अपनों के साथ वक्त बिताने से मिलती हैं।
Obviously loved ones, because money is nothing without the people you love. चीजें ज्यादा मायने नहीं रखती हैं, जैसे कि ट्रैवल में पैसे खर्चने चाहिए, या फिर राखी हो गई तो कहीं पे जाके खाना खा लिया, तो इस सब चीजों से खुशी आती है। अब धीरे धीरे ये बातें नौकरी और करियर की भागदौड़ में लगे आम इंसानों को भी समझ में आ गई, यानी इन्हें भी जिंदगी की खुशियों वाली चाबी मिल गई है। मेरी एक बहुत करीबी गुजर गई थे, तब उस समय जब मैं ग्रेजुएट कर रही थी, तब मुझे लगा कि मैं इन चीजों से पल भर के लिए खुश हो सकती हूँ जो मैंने खरीदी हैं पैसे से, लेकिन किसी इंसान का, उस रिश्ते का, उस समय का, उनके साथ बिताए हुए समय का, उस समय में क्रिएटेड मेमोरीज का आप पर बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है, और वो आपकी हैप्पीनेस को, आपके हैप्पीनेस कोशेंट को ऑल टुगेदर एक अलग लेवल पर लेके जाता है। कुल मिलाकर प्यार में मिली खुशी और खुशियों से भरा मन आपकी जिंदगी को डियर जिंदगी में बदल सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की स्टडी में लोगों ने पैसे से ज्यादा अपनों को महत्व दिया है, और इसे आधार मानकर कहा जा सकता है कि जीवन की बड़ी परेशानियों के पीछे सबसे बड़ी वजह प्यार की कमी है। देखो, अगर हम बायोकेमिकली समझें तो हमारे अंदर हार्मोन्स पैदा होते हैं खुशी से, जिसको हम कहते हैं एंडोर्फिन, सेरोटोनिन या ऑक्सीटोसिन, और ये हमारे एक पॉजिटिव मेंटल और इमोशनल स्टेट की तरफ हमको लेके जाता है। और अगर हम खुशी से दूर हटते हैं, जैसे कि हमारा स्ट्रेस हम अपने ऊपर ले लेते हैं, तो बायोकेमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, जिससे हमारा डायरेक्ट नेगेटिव इंपैक्ट होता है हमारे बॉडी पे, हमारे माइंड पे। खुशियां बाजार से नहीं मिलती हैं, खुशियां मिलती हैं अपनों के बीच रहने से, अच्छे रिश्ते निभाने से और प्यार करते रहने से। और इसका एहसास आपकी जिंदगी में तब ज्यादा बढ़ जाता है जब आप दूसरों के साथ अपनी खुशियों को बांटना शुरू कर देते हैं। अगर आपको भी लगता है कि पैसों को हासिल कर लेने और अच्छे रहन सहन की सुविधाएं हासिल कर लेने से आप जीवन में खुशियां और आनंद हासिल कर लेंगे, तो आपको अपने तौर तरीकों पर एक बार फिर से गौर करने की जरूरत है, क्योंकि प्यार पाने की नहीं बल्कि दूसरों के लिए खुद को मिटाने की कला का नाम है। रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। अब हम यहां पर 3 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में साइकिल अब सिर्फ गरीबों की सवारी नहीं रह गई है। साइकिल अब कैसे एक स्टेटस सिंबल बन गई है, ये आपको हम ब्रेक के बाद दिखाएंगे। लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। यार इतना खर्चा किया, 2-4 लाइट भी लगवाते तो अच्छा रहता। अच्छा है क्या? चलाओ ना फिर टाइमिंग पे। कैसी है पब्लिक, क्या चल रहा है? आम कैप्टन क्या करते हैं, टॉस जीतने के बाद बैटिंग या बॉलिंग लेता है, लेकिन बउआ क्या करता है? नमस्ते जी बउआ बोली। टॉस जीतने के बाद कॉइन ले लेता है। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी रौनक के साथ फन की रन की बात होगी, एक्चुअली क्रिकेट की बात होगी, फुल मस्ती होगी, क्रिकेट के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो जिसका नाम है आईपीएल मसाला अनलॉक, देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ, ओनली ऑन जी न्यूज। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज पर। तो अर्ज किया है कि मेरे सामने अच्छे अच्छे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने पानी भरा है, क्योंकि मोहल्ले का सरकारी नल
मेरे घर के सामने गड़ा है। नमस्ते जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? देखिएगा जरूर जी न्यूज पर IPL मसाला अनलॉक, इस T20 सीजन का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी बहुआ के साथ आप देखेंगे। फुल ऑन एंटरटेनमेंट, फुल ऑन मस्ती, बहुत सारा धमाल, और साथ होंगे हमारे नन्हे क्रिकेट एक्सपर्ट भी आपके साथ। बहुत सारी बातें करेंगे क्रिकेट के बारे में, बहुत सारा एंटरटेनमेंट लेकर आएंगे। सो एंजॉय करिएगा जी न्यूज पर IPL मसाला अनलॉक। देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ, ओनली ऑन जी न्यूज। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल जी न्यूज DD फ्री डिश के चैनल नंबर 97 पर उपलब्ध है। अगर आप जी न्यूज नहीं देख पा रहे हैं तो अपना फ्री डिश एंटीना दोबारा ट्यून करें। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और DNA में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। यार इतना खर्चा मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। यानी जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है, संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार चलते रहना जरूरी है। कोरोना संक्रमण के दौर में लोगों ने भी अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए साइकिल को अपना लिया है। स्थिति यह है कि भारत की राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में साइकिलों की अब कमी हो गई है। साइकिल बेचने वाले छोटे और बड़े ब्रांड्स एडवांस बुकिंग करके साइकिल बेच रहे हैं। भारत के बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में साइकिल की डिमांड 20 से 50% तक बढ़ गई है। वर्ष 2019 में टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की एक स्टडी में यह पाया गया कि अगर छोटी दूरी का सफर साइकिल से किया जाए तो देश को 1,80,000 करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है। लेकिन क्या हमारा देश साइकिल के लिए तैयार है? हमने इसी आधार पर आज एक रिपोर्ट बनाई है। हमने ये समझने की कोशिश की है कि आपकी साइकिल और देश की सड़कों के बीच कितना तालमेल है। जिस जमीन पर आपकी साइकिल चल रही है उसकी जमीनी हकीकत असल में है क्या? ये दिल्ली की एक साइकिल मार्केट है जहां पर खरीदारों की भीड़ है। हाइब्रिड कारों और स्टाइलिश बाइक के जमाने में लोग हाइब्रिड साइकिल और माउंटेन बाइक खरीदने में लगे हैं। आपने कारों की एडवांस बुकिंग देखी होगी, वेटिंग लिस्ट में अपनी पसंद की कार का इंतजार भी किया होगा। लेकिन वर्ष 2020 कोरोना संक्रमण की वजह से साइकिल की खरीद का साल बन गया है। इस साल साइकिल के लिए भी वेटिंग लिस्ट और प्री बुकिंग है। साइकिल की डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही। जो हमें चाहिए वो उन पे अवेलेबल ही नहीं है इस टाइम पे। एंड दे आर लाइक कि आप हमें पहले बुकिंग करा दो, प्री बुकिंग करा दो, उसके बाद हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और अभी के लिए तो देवर लाइक कि हाँ अभी आप जो हम पे यही वाली आप यही ले लो, आपके जो बजट में है। और वो जो बाकी जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं वो उन पे है नहीं साइकिल्स। रानी बाग की मार्केट के साथ जो साइकिल मार्केट है वहाँ पे भी नहीं मिली स्टॉक ना, या आप अभी तो ढूंढ रहे हैं। अभी तक 10 दुकानें देखी है, अभी तक स्टॉक है ही नहीं। हरक्लिस ना ही एटलस का, दोनों का स्टॉक है ही नहीं। वो कह रहे हैं अभी आप मंडे रुक जाओ, ट्यूजडे रुक जाओ, कोई किसी और अच्छी कंपनी का आना है साइकिल, बट जो हमें चाहिए वो यहाँ पे अभी है नहीं अवेलेबल। पिछले कुछ महीनों में साइकिल चलाने का ट्रेंड बढ़ा है। देश की राजधानी में इंडिया गेट से लेकर हर मुख्य सड़क पर आपको साइकिल चलाते लोग नजर आ जाएंगे। फिट रहना हो या कम दूरी का सफर तय करना हो, ऑफिस जाना हो, इन सब कामों के लिए लोग साइकिल पसंद कर रहे हैं। अचानक बढ़ी साइकिल की खरीदारी ने दुकानों के स्टॉक खत्म कर दिए हैं।
ऑल इंडिया साइकिल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के मुताबिक भारत में हर साल औसतन 2 करोड़ साइकिल बेची जाती हैं। साइकिल उद्योग हर साल 5% की दर से बढ़त करता है, लेकिन इस साल साइकिल की खरीदारी में 50% से ज्यादा का उछाल आया है। इसीलिए बड़े ब्रांड्स हों या फिर लोकल मार्केट, सब जगह साइकिल की कमी हो गई है। अपने दौर के अंदर फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि इतनी साइकिल की डिमांड है। आज तक ऐसा नहीं हुआ। डिमांड तो हमारे पास समझ लो काफी हद तक बहुत बढ़ गई है, क्योंकि लोग आजकल जिम बंद पड़े हुए ना। जिम बंद होने से लोग ऐतराज करते हैं कोरोना के चक्कर के अंदर, इसलिए लोग साइकिल चलाने में इंटरेस्टेड है। देख सकते हैं पूरी शॉप इस वक्त ऑलमोस्ट खाली ही है। जो पहले का स्टॉक था वो सारा का सारा सेल आउट हो चुका है। कंपनी के पास जो हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं वो रिपीट नहीं हो पा रहे हमारे पास। लगा लो पहले जहाँ हफ्ते की हमारी कम से कम 100-150 साइकिल एक कंपनी से आती है, इस टाइम पे 10-20 ही आ पा रही है, और सेल हमारी ज़्यादा बढ़ गई है आफ्टर लॉकडाउन। लोग साइकिल खरीदारी तो जमकर कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक डर ये भी है कि क्या भारत में साइकिल चलाना सुरक्षित है। भारत के कुछ शहरों में साइकिल ट्रैक तो हैं, लेकिन कहीं दोपहिया वाहनों का कब्जा है तो कहीं साइकिल ट्रैक पर दुकानें सजी हैं। साइकिल ट्रैक का डिजाइन इतना खराब है कि यहाँ न तो साइकिल चलाना सुरक्षित है और न ही आरामदायक। ये नोएडा का साइकिल ट्रैक है, लेकिन साइकिल चलाना कितना असुरक्षित है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये साइकिल ट्रैक शुरू होता है और बीच में जब बस स्टॉप आता है तो साइकिल ट्रैक अचानक खत्म हो जाता है। यानी अब जो साइकिल सवार है उसको मेन जो कैरेज वे है उस पर आना पड़ेगा, और फिर बस स्टॉप के बाद इस तरह से साइकिल ट्रैक एक बार फिर से शुरू होता है। लेकिन आप तस्वीर देखेंगे कि कहीं पर दुकान सजने के लिए तैयार है, कहीं पर ऑटो पार्क्ड है, कहीं पर रिक्शा खड़ा है। तो अगर साइकिल सवार को इस राह को तय करना है तो उसके लिए ये सफर कितना मुसीबत भरा होगा, क्योंकि एक तो ट्रैक के डिजाइन में समस्या है, दूसरे ट्रैक के ऊपर इंक्रोचमेंट है, अवैध जो पार्किंग है ऑटो की, रिक्शा की, वो भी इसी साइकिल ट्रैक पर कर दी जाती है। साइकिल चलाने से फिटनेस अच्छी होती है, पर्यावरण पर बोझ कम पड़ता है, ट्रैफिक जैम, प्रदूषण और पेट्रोल के खर्च से भी निजात मिलती है। लेकिन साइकिल की सवारी में जान का खतरा हो तो लोग हिम्मत कम ही कर पाते हैं। ये टाइम ऐसा है कि लोग कहीं ना कहीं, चाहे वो अपनी रुचि के अकॉर्डिंग हो, इंटरेस्ट में थोड़ा बदलाव आया हो, तो थोड़ा बदलाव जरूर आया है कि लोगों ने साइकिल को एक अपना मोड माना है, चाहे वो स्वास्थ्य की वजह से है, या वो छोटे छोटे ट्रिप्स की वजह से है, या वो मार्केट में पार्किंग ना होने की वजह से है, या फिर वो सोशल डिस्टेंसेस में हमको कोई दिक्कत ना हो उसकी वजह से है। तो ये मुख्य कारण है कोविड के टाइम पर कि जिसमें कि बदलाव आया और काफी लोगों की रुचि साइकिल में हुई है। भारत में बने ज्यादातर साइकिल ट्रैक छोटे हैं, ऐसे में साइकिल चालकों को थोड़ी ही देर में मुख्य सड़क का रुख करना पड़ता है। साइकिलिंग के लिए यातायात विभाग की ओर से नियमों को लेकर अलग से कोई व्यवस्था भी नहीं है। मोटरसाइकिल है, ये रिक्शा है, और ऑटो वाले तो बिल्कुल है ना, कुछ समझते नहीं साइकिल वाले को, ये टक्कर मार के चले जाते हैं, साइड में मार के चले जाती है। मतलब ये काम नहीं है, बिल्कुल सेविंग नहीं है। मतलब कितना भी अपने साइड में चलो तब भी ये है ना बिल्कुल धक्का मार के चलते हैं। जो बड़े वाहन होते हैं उनसे दिक्कत लगती है, और वो सोचते नहीं है, छोटी गाड़ी जैसे छोटा वाहन को सोचते नहीं है, और वो स्पीड से आते निकल जाते हैं बगल से। नोएडा में तो साइकिल चलाना अपने आप को बहुत ही असुरक्षित होकर चलाना है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई ट्रैक के हिसाब से नियम के अनुसार कोई उसका पालन करता है, ना कोई यानी ट्रैफिक के हिसाब से पालन करता है। हालांकि शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार ने साइकिल फॉर चेंज मुहिम की शुरुआत की है। इसके तहत दिल्ली समेत सभी स्मार्ट शहरों में साइकिलिंग ट्रैक बनाए जाएंगे, जिससे देश में करीब 25 करोड़ लोगों को फायदा हो सकता है। जब तक ये ट्रैक बनते हैं, हम आपकी सुखद और सुरक्षित यात्रा की कामना ही कर सकते हैं। पीयूषा शर्मा के साथ रूफी जैदी, जी मीडिया। साइकिल को लेकर हमारे देश में जो जागरूकता आ रही है वो एक अच्छी बात है, लेकिन देश में अब भी साइकिल से ऑफिस जाने वाला कल्चर अभी आया नहीं है। अभी भी देश में साइकिल दो तरह के लोग चलाते हैं। पहले वो
जो बाइक या कार खरीद नहीं सकते, जिनके पास उतना पैसा नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मजबूरी में वो साइकिल चलाते हैं। और दूसरे वो हैं जो फिटनेस के लिए साइकिल चलाते हैं। पैसे वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन गाड़ियां छोड़कर वो साइकिल पर जाते हैं और उनकी साइकिल के पीछे उनकी गाड़ियां चलती हैं। यानी उनका स्टाफ गाड़ी में बैठकर उनके पीछे पीछे चलता है, वो साइकिल चलाते हैं। एक तो वो लोग हैं, और दूसरे वो लोग हैं जिनके पास और कोई विकल्प ही नहीं है, इतना पैसा नहीं कि वो अपनी गाड़ी ले सकें, इसलिए मजबूरी में साइकिल चलाते हैं। बस ये दो तरह के ही लोग हैं। हाल ही में IIT दिल्ली और रुड़की के पूर्व छात्रों ने दिल्ली में साइकिल के उपयोग को लेकर एक शोध किया था। इस शोध से पता चला कि लॉकडाउन के दौरान साइकिल का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 3 गुना बढ़ गई। यानी दिल्ली में साइकिल चलाने वालों की संख्या 4% से बढ़कर 12% हो गई है। दिल्ली के 1400 लोगों पर किए गए इस सर्वे में ज्यादातर लोग साइकिल से ऑफिस जाने की बात तो करते हैं, लेकिन उनकी चिंता यह है कि शहर में पर्याप्त साइकिल ट्रैक्स नहीं है और सड़क पर साइकिल चलाना खतरे से खाली नहीं है। दिल्ली में 11 लाख साइकिल सवार हैं, लेकिन यहां केवल 100 किलोमीटर का ही साइकिल ट्रैक है। साइकिल चालकों पर हुए इस सर्वे में कई तरह की परेशानियां भी बताई गई हैं, जैसे 97% साइकिल चालक साइकिल से ही ऑफिस जाना चाहते हैं, लेकिन वो सुरक्षित साइकिल ट्रैक चाहते हैं जो उन्हें मिलती नहीं। 47% साइकिल चालक सड़क पर दूसरे वाहन चालकों के व्यवहार से परेशान हैं। 37% साइकिल चालक साइकिल चोरी से भी परेशान हैं और चिंतित हैं। 32% साइकिल चालक खराब मौसम को लेकर चिंतित रहते हैं। ये कुछ चिंताएं हैं जो साइकिल चलाने वालों के मन में रहती हैं। साइकिल चलाने वालों की ये समस्याएं केवल दिल्ली की नहीं है, ये हर उस शहर की हैं जहां डेडिकेटेड साइकिल ट्रैक्स हैं नहीं, और ज्यादातर शहरों में ये नहीं है। स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान में साइकिल ट्रैक का जिक्र तो होता है। जब आप नक्शा देखते हैं किसी स्मार्ट सिटी का, या जब आप उसका एनिमेशन देखते हैं, उसमें साइकिल ट्रैक्स का जिक्र तो होता है। लेकिन जब ये बन जाते हैं स्मार्ट सिटीज, तो सबसे पहले जो चीज गायब होती है या जिस पर कब्जा कर लिया जाता है, वो होता है साइकिल का ट्रैक। लेकिन कई बड़े शहरों में साइकिल ट्रैक या तो बने ही नहीं हैं, और अगर बने हैं तो उन पर अतिक्रमण हो चुका है। ऐसे में साइकिल चालकों के लिए सुरक्षित साइकिल चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। केंद्र और राज्य सरकारें साइकिल चलाने को लेकर प्रेरित तो करती हैं। अक्सर आपने देखा होगा, सरकारें कहती रहती हैं साइकिल चलाइए, लेकिन साइकिल ट्रैक को लेकर गंभीरता की कमी आपको साफ दिखेगी। विडंबना यह है कि रफ्तार के शौकीनों के लिए हमारे देश में फॉर्मूला 1 ट्रैक तो बना दिया गया, आप वहां रेसिंग कर सकते हैं, लेकिन साइकिल ट्रैक को लेकर वैसी गंभीरता अभी हमारे देश में दिखती नहीं है। साइकिल को लेकर लोगों की सोच में बदलाव हुआ है। साइकिल अब सिर्फ गरीबों की सवारी नहीं रही। अब बाजार में जब आप निकलेंगे तो वहां आपको 4,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए से ज्यादा कीमत तक की साइकिलें मिल जाएंगी, और कई साइकिलें तो इससे भी ज्यादा महंगी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल फिलहाल में साइकिल खरीदने वालों में 30% ऐसे लोग हैं जो हाई एंड यानी महंगी साइकिलें खरीद रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, साधारण साइकिल खरीदने में भी लोगों की रुचि अब कुछ कम हुई है। साइकिल खरीदने वालों में 40% लोग गियर वाली साइकिल खरीदना पसंद कर रहे हैं, और साधारण साइकिल अब लोग नहीं खरीदना चाहते। सिर्फ वही लोग खरीदना चाहते हैं जो बहुत सस्ती साइकिल लेने के लिए जाते हैं बाजार में। ये आंकड़े बताते हैं कि लोग साइकिल खरीदारी को लेकर काफी गंभीरता से विचार करते हैं। जरूरत के हिसाब से महंगी से महंगी और अच्छी से अच्छी साइकिल खरीद भी रहे हैं। खरीदारी की यह प्रक्रिया बताती है कि साइकिल चलाना आजकल एक तरह का स्टेटस सिंबल भी बनता जा रहा है, खास तौर पर बड़े शहरों में। अब सवाल यह है कि अचानक साइकिल चलाने को लेकर लोगों में जागरूकता आई कैसे? लॉकडाउन के दौरान साइकिलें लोगों की आवाजाही का खास जरिया बन गई। एक कारण यह भी था कि लोगों को साइकिल चलाना सुरक्षित लगा, क्योंकि सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बहुत कम थी। ऐसे में सड़कों पर साइकिल लेकर आप निकल सकते थे। डॉक्टरों ने लोगों को साइकिल चलाने के लिए बहुत प्रेरित किया। डॉक्टर्स के मुताबिक 1 घंटे साइकिल चलाने से 800 कैलोरीज बर्न की जा सकती हैं। साइकिल चलाने से शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता भी बढ़ती है, पैरों की मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती हैं। साइकिल चलाने से सांस लेने में आ रही समस्याओं से राहत मिल सकती है। रोजाना साइकिल चलाने वालों को दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है, और साइकिल चलाने से डिप्रेशन और एंजाइटी भी दूर होती है।
साइकिल बनाने के मामले में भारत चीन के बाद पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। वर्ष 1960 से लेकर 1990 तक भारत के ज्यादातर परिवारों के पास ये साइकिलें ही थीं। फिलहाल दुनिया में सबसे ज्यादा साइकिलें आज भी चीन की सड़कों पर ही चलती हैं। यहाँ हर एक घर में साइकिल होती है। पूरी दुनिया की बात करें तो हर साल 10 करोड़ साइकिलें बिकती हैं। हालांकि दुनिया की आबादी के हिसाब से देखें तो साइकिलों की संख्या अब कम हो रही है। दुनिया भर के देश अपने यहाँ लोगों को साइकिल चलाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसमें फ्रांस, इंग्लैंड और नीदरलैंड्स जैसे देश आगे हैं। 29 जुलाई को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की ये तस्वीरें आई थी जिसमें वो साइकिल चलाते हुए दिख रहे थे। कोरोना संक्रमण काल में उन्होंने ये लोगों को फिट रहने का संदेश इस तरह से दिया था। इंग्लैंड में लोगों में बढ़ रहे मोटापे को लेकर एक तरह का जागरूक अभियान था और बोरिस जॉनसन की ये साइकिल मेड इन इंडिया साइकिल थी जो उन्होंने भारत से मंगाई थी। 28 जून 2017 की इन तस्वीरों ने भी लोगों को साइकिल की याद दिलाई थी। पीएम मोदी को यह साइकिल नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर मार्क रट ने गिफ्ट की थी। नीदरलैंड्स में लोग साइकिल चलाना बहुत पसंद करते हैं और वहां की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ 60 लाख है और वहां के लोगों के पास 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा साइकिलें हैं। और अब आखिर में आज आपको यह बताना है कि श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर का नामकरण किस वैज्ञानिक के नाम पर हुआ। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। जरूर जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक इस T20 सीजन का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी बउआ के साथ आप देखेंगे। फुल ऑन एंटरटेनमेंट, फुल ऑन मस्ती, बहुत सारा धमाल और साथ होंगे हमारे नन्हे क्रिकेट एक्सपर्ट भी आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। क्रिकेट के बारे में बहुत सारा एंटरटेनमेंट लेकर आएंगे। सो एंजॉय करिएगा जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक। देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन जी न्यूज। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल जी न्यूज डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 97 पर उपलब्ध है। अगर आप जी न्यूज नहीं देख पा रहे हैं तो अपना फ्री डिश एंटीना दोबारा ट्यून करें। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। यार इतना खर्चा किया, 2-4 लाइट भी लगवाते तो अच्छा रहता। अच्छा है क्या? चलाओ ना फिर टाइमिंग पे। कैसी है पब्लिक, क्या चल रहा है? आम कैप्टन क्या करते हैं? टॉस जीतने के बाद बैटिंग या बॉलिंग लेता है, लेकिन बउआ क्या करता है? नमस्ते जी बउआ बोली। टॉस जीतने के बाद कॉइन ले लेता है। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी रौनक के साथ फन की रन की बात होगी, एक्चुअली क्रिकेट की बात होगी, फुल मस्ती होगी, क्रिकेट के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो जिसका नाम है आईपीएल मसाला अनलॉक। देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन जी न्यूज। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज पर। तो अर्ज किया है कि मेरे सामने अच्छे अच्छे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने पानी भरा है क्योंकि मोहल्ले का सरकारी नल मेरे घर के सामने गड़ा है। नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? देखिएगा जरूर जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक इस T20 सीजन का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी बउआ के साथ आप देखेंगे। फुल ऑन एंटरटेनमेंट, फुल ऑन मस्ती, बहुत सारा धमाल और साथ होंगे हमारे नन्हे क्रिकेट एक्सपर्ट भी आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। क्रिकेट के बारे में बहुत सारा एंटरटेनमेंट लेकर आएंगे। सो एंजॉय करिएगा जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक। देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन जी न्यूज। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल जी न्यूज डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 97 पर उपलब्ध है। अगर आप जी न्यूज नहीं देख पा रहे हैं तो अपना फ्री डिश एंटीना दोबारा ट्यून करें। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है,
ये हमारी जिम्मेदारी है, इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। यार इतना खर्चा किया, 2-4 लाइट भी लगवाते तो अच्छा रहता। अच्छा है क्या? चलाओ ना फिर टाइमिंग पे। कैसी है पब्लिक, क्या चल रहा है? आम कैप्टन क्या करते हैं? टॉस जीतने के बाद बैटिंग या बॉलिंग लेता है, लेकिन बहुआ क्या करता है? नमस्ते जी बहुआ बोली। टॉस जीतने के बाद कॉइन ले लेता है। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी रौनक के साथ रन की बात होगी, एक्चुअली क्रिकेट की बात होगी, फुल मस्ती होगी, क्रिकेट के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो जिसका नाम है आईपीएल मसाला अनलॉक, देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन जी न्यूज। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज पर। तो अर्ज किया है कि मेरे सामने अच्छे अच्छे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने पानी भरा है, क्योंकि मोहल्ले का सरकारी नल मेरे घर के सामने गड़ा है। नमस्ते जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? देखिएगा जरूर जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक, इस T20 सीजन का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी बहुआ के साथ आप देखेंगे। फुल ऑन एंटरटेनमेंट, फुल ऑन मस्ती, बहुत सारा धमाल, और साथ होंगे हमारे नन्हे क्रिकेट एक्सपर्ट भी आपके साथ। बहुत सारी बातें करेंगे, क्रिकेट के बारे में बहुत सारा एंटरटेनमेंट लेकर आएंगे। तो एंजॉय करिएगा जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक, देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन जी न्यूज। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल जी न्यूज डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 97 पर उपलब्ध है। अगर आप जी न्यूज नहीं देख पा रहे हैं तो अपना फ्री डिश एंटीना दोबारा ट्यून करें। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। यार इतना खर्चा किया, 2-4 लाइट भी लगवाते तो अच्छा रहता। अच्छा है क्या? चलाओ ना फिर टाइमिंग पे। कैसी है पब्लिक, क्या चल रहा है? आम कैप्टन क्या करते हैं? टॉस जीतने के बाद बैटिंग या बॉलिंग लेता है, लेकिन बहुआ क्या करता है? नमस्ते जी बहुआ बोली। टॉस जीतने के बाद कॉइन ले लेता है। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी रौनक के साथ रन की बात होगी, एक्चुअली क्रिकेट की बात होगी, फुल मस्ती होगी, क्रिकेट के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो जिसका नाम है आईपीएल मसाला अनलॉक, देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन जी न्यूज। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज पर। तो अर्ज किया है कि मेरे सामने अच्छे अच्छे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने पानी भरा है, क्योंकि मोहल्ले का सरकारी नल मेरे घर के सामने गड़ा है। नमस्ते जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? देखिएगा जरूर जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक, इस T20 सीजन का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी बहुआ के साथ आप देखेंगे। फुल ऑन एंटरटेनमेंट, फुल ऑन मस्ती, बहुत सारा धमाल, और साथ होंगे हमारे नन्हे क्रिकेट एक्सपर्ट भी आपके साथ। बहुत सारी बातें करेंगे, क्रिकेट के बारे में बहुत सारा एंटरटेनमेंट लेकर आएंगे। तो एंजॉय करिएगा जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक, देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन जी न्यूज। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल जी न्यूज डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 97 पर उपलब्ध है। अगर आप जी न्यूज नहीं देख पा रहे हैं तो अपना फ्री डिश एंटीना दोबारा ट्यून करें। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं।
नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। यार इतना खर्चा किया, 2-4 लाइट भी लगवाते तो अच्छा रहता। अच्छा है क्या, चलाओ ना फिर टाइमिंग पे। कैसी है पब्लिक, क्या चल रहा है? आम कैप्टन क्या करते हैं, टॉस जीतने के बाद बैटिंग या बॉलिंग लेता है, लेकिन बहुआ क्या करता है? नमस्ते जी बहुआ बोलिए। टॉस जीतने के बाद कॉइन ले लेता है। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी रौनक के साथ रन की बात होगी, एक्चुअली क्रिकेट की बात होगी, फुल मस्ती होगी, क्रिकेट के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो जिसका नाम है आईपीएल मसाला अनलॉक, देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन जी न्यूज। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। तो अर्ज किया है कि मेरे सामने अच्छे अच्छे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने पानी भरा है क्योंकि मोहल्ले का सरकारी नल मेरे घर के सामने गड़ा है। नमस्ते जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? देखिएगा जरूर जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक, इस T20 सीजन का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी बहुआ के साथ आप देखेंगे। फुल ऑन एंटरटेनमेंट, फुल ऑन मस्ती, बहुत सारा धमाल, और साथ होंगे हमारे नन्हे क्रिकेट एक्सपर्ट भी आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे, क्रिकेट के बारे में बहुत सारा एंटरटेनमेंट लेकर आएंगे। सो एंजॉय करिएगा जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक, देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन जी न्यूज। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल जी न्यूज डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 97 पर उपलब्ध है। अगर आप जी न्यूज नहीं देख पा रहे हैं तो अपना फ्री डिश एंटीना दोबारा ट्यून करें। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं, जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। यार इतना खर्चा किया, 2-4 लाइट भी लगवाते तो अच्छा रहता। अच्छा है क्या, चलाओ ना फिर टाइमिंग पे। कैसी है पब्लिक, क्या चल रहा है? आम कैप्टन क्या करते हैं, टॉस जीतने के बाद बैटिंग या बॉलिंग लेता है, लेकिन बहुआ क्या करता है? नमस्ते जी बहुआ बोलिए। टॉस जीतने के बाद कॉइन ले लेता है। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी रौनक के साथ रन की बात होगी, एक्चुअली क्रिकेट की बात होगी, फुल मस्ती होगी, क्रिकेट के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो जिसका नाम है आईपीएल मसाला अनलॉक, देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन जी न्यूज। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। तो अर्ज किया है कि मेरे सामने अच्छे अच्छे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने पानी भरा है क्योंकि मोहल्ले का सरकारी नल मेरे घर के सामने गड़ा है। नमस्ते जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? देखिएगा जरूर जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक, इस T20 सीजन का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी बहुआ के साथ आप देखेंगे। फुल ऑन एंटरटेनमेंट, फुल ऑन मस्ती, बहुत सारा धमाल, और साथ होंगे हमारे नन्हे क्रिकेट एक्सपर्ट भी आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे, क्रिकेट के बारे में बहुत सारा एंटरटेनमेंट लेकर आएंगे। सो एंजॉय करिएगा जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक, देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन जी न्यूज। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल जी न्यूज डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 97 पर उपलब्ध है। अगर आप जी न्यूज नहीं देख पा रहे हैं तो अपना फ्री डिश एंटीना दोबारा ट्यून करें। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं, जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। यार इतना खर्चा किया, 2-4 लाइट भी लगवाते तो अच्छा रहता। अच्छा है क्या,
चलाओ ना फिर टाइमिंग पे। कैसी है पब्लिक, क्या चल रहा है? आम कैप्टन क्या करते हैं? टॉस जीतने के बाद बैटिंग या बॉलिंग लेता है, लेकिन बहुआ क्या करता है? नमस्ते जी बहुआ बोली। टॉस जीतने के बाद कॉइन ले लेता है। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी रौनक के साथ रन की बात होगी, एक्चुअली क्रिकेट की बात होगी, फुल मस्ती होगी, क्रिकेट के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। आईपीएल का सबसे धमाकेदार शो जिसका नाम है आईपीएल मसाला अनलॉक, देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन जी न्यूज। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज पर। तो अर्ज किया है कि मेरे सामने अच्छे अच्छे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने पानी भरा है क्योंकि मोहल्ले का सरकारी नल मेरे घर के सामने गड़ा है। नमस्ते जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? देखिएगा जरूर जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक, इस T20 सीजन का सबसे धमाकेदार शो मेरे यानी बहुआ के साथ आप देखेंगे। फुल ऑन एंटरटेनमेंट, फुल ऑन मस्ती, बहुत सारा धमाल, और साथ होंगे हमारे नन्हे क्रिकेट एक्सपर्ट भी आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे, क्रिकेट के बारे में बहुत सारा एंटरटेनमेंट लेकर आएंगे। तो एंजॉय करिएगा जी न्यूज पर आईपीएल मसाला अनलॉक, देखना मत भूलिए मेरे यानी रौनक के साथ ओनली ऑन जी न्यूज। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल जी न्यूज डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 97 पर उपलब्ध है। अगर आप जी न्यूज नहीं देख पा रहे हैं तो अपना फ्री डिश एंटीना दोबारा ट्यून करें। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं, जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1916 में आज ही के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक और जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म मथुरा में हुआ था। उनके बारे में हमने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया। उन्होंने देश को एकात्म मानववाद जैसी प्रगतिशील विचारधारा दी और कहा कि दुनिया को पूंजीवाद या साम्यवाद नहीं बल्कि मानववाद की आवश्यकता है। दीनदयाल उपाध्याय का यह भी कहना था कि हिंदू कोई धर्म या संप्रदाय नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीय संस्कृति है। वो राजनेता होने के साथ साथ एक पत्रकार और लेखक भी थे। उन्होंने आरएसएस द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका पांचजन्य की नींव रखी थी। इस पत्रिका के पहले संपादक देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। वर्ष 1981 में दीनदयाल उपाध्याय को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 2018 में उनके सम्मान में उत्तर प्रदेश के मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रख दिया गया था। वर्ष 1920 में आज ही के दिन देश के जाने माने अंतरिक्ष वैज्ञानिक सतीश धवन का जन्म हुआ था। भारतीय स्पेस प्रोग्राम को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सतीश धवन की बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्हें विक्रम साराभाई के बाद देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और इसरो का अध्यक्ष बनाया गया था। वर्ष 2002 में उन्हीं के नाम पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा रेंज का नाम सतीश धवन स्पेस सेंटर रखा गया। उन्होंने ग्रामीण शिक्षा, रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर कई महत्वपूर्ण शोध किए थे। आप में से कई लोगों ने कभी ना कभी रक्तदान जरूर किया होगा। आज के दिन का ब्लड डोनेशन से गहरा संबंध है। ब्रिटिश डॉक्टर जेम्स ब्लंडेल ने वर्ष 1818 में आज ही के दिन लंदन में एक इंसान से दूसरे इंसान के शरीर में खून पहुंचाया था और इस प्रक्रिया को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। तब ब्लंडेल ने एक सिरिंज के जरिए मरीज के शरीर में 4 आउंस खून चढ़ाया था। बाद में उन्होंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इस्तेमाल होने वाले कुछ ऐसे उपकरणों को तैयार किया जिनका प्रयोग आज भी होता है। वर्ष 1926 में आज ही के दिन कार बनाने वाली मशहूर कंपनी फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड ने
फैक्ट्रियों के कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 5 दिन और रोजाना 8 घंटे काम करने की योजना पहली बार लागू की थी। ये योजना उस दौर में लागू की गई थी जब कई फैक्ट्रियां मशीनों को 24 घंटे चलाने की तरफ बढ़ चुकी थी और उन फैक्ट्रियों में कर्मचारी 10 घंटे से लेकर 16 घंटे की शिफ्ट में काम किया करते थे। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे 5 days वर्क इन अ वीक की पॉलिसी दुनिया भर में अपनाई जाने लगी और फिर ये वीकेंड का कॉन्सेप्ट आया जिसमें मजदूरों को और सारे कर्मचारियों को हफ्ते में 1 या फिर 2 वीकली ऑफ मिलने लगे। और आज ही के दिन वर्ष 1956 में अमेरिका और यूरोप के बीच पहली अंडर वाटर टेलीफोन सर्विस शुरू हुई थी। इसके लिए 3621 किलोमीटर लंबी 2 केबल्स अटलांटिक महासागर में डाली गई थी और इसकी मदद से पहले 24 घंटों में लंदन और अमेरिका के बीच 588 कॉल्स की गई। इस केबल सिस्टम को वर्ष 1978 में रिटायर कर दिया गया और इसकी जगह 1970 के दशक में कोएक्सियल केबल्स ने ले ली, जिसे इलेक्ट्रिकल केबल भी कहा जाता है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और क्रोध के हर 1 मिनट में आप खुशी के 60 सेकंड गंवा देते हैं, इसलिए हर 1 सेकंड की खुशी की कीमत को समझिए। नमस्कार। के साथ ओनली ऑन जी न्यूज।